हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक और सीखने की विधियां यानी कि मेथड्स ऑफ लर्निंग को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि सभी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि सीखने को या अधिगम को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, यानी कि सीखने को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हम जानेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो अधिगम की प्रक्रिया है वो एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि ये जो प्रक्रिया है सीखने की वो कभी भी रुकती नहीं है और ये मतलब निरंतर रूप से पूरे जीवन चलती रहती है। इसके अलावा ये जो प्रक्रिया है ये बहुत से तत्वों से प्रभावित भी होती है, जो कि अब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उनमें से जो पहला तत्व है वो है सीखने की इच्छा। अब देखिए, अगर कोई बालक है या कोई व्यक्ति है तो यदि उसमें किसी बात को या किसी चीज़ को या किसी काम को सीखने की इच्छा है तो क्या होगा कि वो उस काम को बहुत ही जल्दी सीख लेगा। लेकिन अगर किसी चीज़ को उसकी सीखने की इच्छा नहीं है तो उस चीज़ को सीखने में उसे कठिनाई का अनुभव होता है। इसलिए एज अ टीचर आपको क्या चाहिए कि जब भी आप क्लास में बच्चों को कुछ नया सिखाएं या कुछ भी नया पढ़ाएं तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि बच्चों में रुचि यानी कि इंटरेस्ट और जिज्ञासा को जागृत करना है, जिससे क्या हो, बच्चों में सीखने की इच्छा प्रबल हो। तो सीखने की इच्छा एक ऐसा प्रमुख कारण है जो सीखने को प्रभावित करती है, यानी कि अगर जब तक हम सीखना चाहेंगे ही नहीं तब तक हम किसी चीज़ को नहीं सीख सकते। अब दूसरा कारण जिसकी हम बात करें वो है प्रेरणा। तो देखिए, प्रेरणा क्या है, एक आंतरिक कारण है, यानी कि हमारे अंदर से आता है और इसीलिए सीखने में प्रेरणा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अब प्रेरणा, जैसे कि अगर बच्चा कुछ नया सीखता है तो हो सकता है कि आप उसकी प्रशंसा कर दें, तो ये क्या हुआ, बच्चे को इससे प्रेरणा मिलेगी कि टीचर ने अगर मेरी प्रशंसा की है तो मैं इस काम को और अच्छे से करूं। इसके अलावा बहुत सारे कारण होते हैं जो कि सीखने को प्रभावित करते हैं और उनमें से प्रेरणा एक महत्वपूर्ण कारण है। और प्रेरणा से क्या होता है, बालक के सीखने में तेजी आ जाती है। तीसरा जो कारण है जो कि सीखने को प्रभावित करता है वो है विषय सामग्री। अब देखिए, विषय सामग्री का भी सीखने की प्रक्रिया पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। कैसे कि अगर कोई कठिन विषय सामग्री है या कोई अर्थहीन है, जैसे जिसका कोई अर्थ ही नहीं बनता है, तो ऐसी चीज़ों को बालक थोड़ी देर में सीख पाते हैं, बजाय उनके जो सामग्री सरल है, अर्थपूर्ण है, तो ऐसी विषय सामग्री को बच्चे जल्दी सीख लेते हैं। इसलिए जो पढ़ाने का तरीका होना चाहिए वो कठिन से सरल ना होकर सरल से कठिन की ओर होना चाहिए, यानी कि बच्चों को पहले सरल चीज़ें बतानी चाहिए, उसके बाद कठिन चीज़ों का अभ्यास कराया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, चौथे कारक की बात कर लेते हैं। देखिए, ये जो कारक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि सीखने में जो शिक्षण विधि है यानी कि जो टीचिंग मेथड है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि जो सीखने की विधि है जितनी अधिक रुचिकर यानी कि इंटरेस्टिंग होगी, उपयुक्त होगी, अच्छी होगी, बच्चे के लिए सीखना उतना ही आसान हो जाता है। इसीलिए क्या करते हैं हम, जो प्राइमरी क्लासेस होती है यानी कि जो प्रारंभिक कक्षाएँ होती हैं वहाँ पर बच्चों के लिए खेल पद्धति यानी कि प्ले मेथड और करके सीखना, यानी कि मतलब बच्चों को चीज़ें करके सिखाई जाती हैं, इसलिए इन विधियों का उपयोग प्राथमिक कक्षाओं में ज़्यादा होता है। तो शिक्षण विधि का भी सीखने पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अब पांचवा कारण है बुद्धि या स्मरण शक्ति, यानी कि इंटेलिजेंस या मेमोरी। तो देखिए, जो अधिक बुद्धिमान बालक होते हैं यानी कि जिनका IQ लेवल ज़्यादा होता है, ऐसे बच्चे कम बुद्धि वाले जो बालक होते हैं उनकी अपेक्षा किसी विषय को जल्दी सीख लेते हैं। इसके अलावा जिन बच्चों की मेमोरी काफ़ी अच्छी होती है वो भी चीज़ों को या विषयों को काफ़ी टाइम तक अपनी मेमोरी में स्टोर करके रख सकते हैं, जबकि जो बच्चों की मेमोरी अच्छी नहीं होती है वो चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले कारण की बात कर लेते हैं।
देखिए अगला जो कारण है वो है परिपक्वता। अब देखिए परिपक्वता क्या होती है, यानी कि अगर बच्चे को हम कोई भी चीज़ सिखाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि जो बालक है वो शारीरिक और मानसिक रूप से यानी कि फिज़िकली और मेंटली परिपक्व हो, यानी कि मैच्योर हो। जब तक बालक, अगर आप चाहें कि 1 महीने का जो बालक है वो चलना सीख जाए तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो अभी फिज़िकल रूप से क्या है, वो बच्चा मैच्योर नहीं है, परिपक्व नहीं है। तो किसी भी चीज़ को सिखाने के लिए बच्चों का पहले मैच्योर होना दोनों ही तरीके से, यानी कि शारीरिक तरीके से भी और मानसिक तरीके से भी परिपक्व होना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं, अगले कारक की बात करते हैं। अगला जो कारक है वो है शारीरिक स्वास्थ्य, यानी कि फिज़िकल हेल्थ। अब देखिए जो कोई बालक है अगर वो फिज़िकली फिट है, हेल्दी है, तो वो क्या होगा, चीज़ों को जल्दी सीखेगा, बजाय उसके जो बालक हमेशा बीमार रहता है या फिर उसे कोई फिज़िकल प्रॉब्लम है, तो ऐसे बालक देर से सीखते हैं, क्योंकि उनका जो ध्यान है वो अधिकतर अपनी बीमारी की तरफ ही जाता है, और ऐसे बच्चे चीज़ों को देर से सीख पाते हैं, जो कि शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं, 8वें कारक की अगर हम बात करें तो हमारा जो 8वां कारक है वो है सीखने का समय। तो देखिए सीखने का जो समय होता है वो भी सीखने को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। जैसे कि जब बच्चे सुबह-सुबह स्कूल जाते हैं तो बच्चों में क्या होता है, उत्साह होता है, स्फूर्ति होती है। तो उस समय क्या होता है, बालक जल्दी चीज़ों को सीखते हैं, क्योंकि वो एकदम फ्रेश माइंड से स्कूल आते हैं। लेकिन जैसे-जैसे टाइम निकलता जाता है, यानी कि जैसे-जैसे स्कूल के ख़त्म होने का समय आता जाता है, छुट्टी का समय आता है, तो बच्चों की जो एनर्जी है, जो उत्साह है, वो ख़त्म हो जाता है। तो उस समय बच्चों को चीज़ें सीखने में कठिनाई होती है। इसीलिए स्कूल से ये ध्यान रखा जाता है कि स्टार्टिंग के जो पीरियड होते हैं वो किसी कठिन विषय के लगाए जाते हैं, जैसे कि गणित हो गया, इस तरीके के विषय बच्चों को स्टार्टिंग में पढ़ाए जाते हैं, जबकि लास्ट के जो पीरियड होते हैं वो रखे जाते हैं खेल के। तो इससे क्या होता है, बच्चों का जो सीखने में मन लगता है, क्योंकि समय भी बहुत ज़्यादा सीखने को प्रभावित करता है। इसके बाद जो हमारा अगला कारण है वो है वातावरण। तो देखिए यदि क्या हो, बालक का जो सीखने का स्थान है, यानी कि जिस जगह पर बालक सीख रहा है उसके आसपास का जो वातावरण है, अगर वो शांत है, प्रकाश युक्त है, वहाँ पर अच्छी हवा आ रही है, तो बच्चे की जो सीखने की गति है उसमें भी तेज़ी आ जाती है। यानी कि बालक अच्छे वातावरण में जल्दी और अच्छी तरीके से सीख लेता है। तो ये थे सीखने को प्रभावित करने वाले कारक। और अब हम डिस्कस करेंगे सीखने की विधियाँ, यानी कि मेथड्स ऑफ लर्निंग के बारे में। तो फ्रेंड्स देखिए, किसी भी विषय को या किसी भी पार्ट को या किसी भी चीज़ को सीखने के लिए जिस टेक्नीक का, जिस प्रविधि का सहारा लिया जाता है, उसे ही सीखने की विधि यानी कि मेथड ऑफ लर्निंग कहा जाता है। वैसे तो सीखने की कई विधियां हैं, लेकिन जो 3 विधि हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और वही पूछी जाती हैं। तो हम यहाँ पर सिर्फ 3 विधियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उनमें से सबसे पहली विधि है अविराम विधि तथा विराम विधि। तो देखिए इस विधि में क्या होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे विराम विधि की, यानी कि स्पेस्ड मेथड। तो इसमें देखिए, जैसा कि हमें नाम से ही पता लग रहा है कि एक सीखने की एक ऐसी विधि है जिसमें जो व्यक्ति है, जो या कोई बच्चा है जो कि किसी चीज़ को या किसी विषय को सीख रहा है, वो उसे थोड़ा आराम दे देकर सीखता है। यानी कि वो बीच में एक तरीके से रेस्ट करता है, और मतलब थोड़ा सा पढ़ लिया, उसके बाद थोड़ा रेस्ट कर लिया, इस तरीके से वो चीज़ों को सीखता है। वहीं अगर हम बात करें अविराम विधि की, तो इसमें क्या होता है, व्यक्ति किसी भी तरीके का कोई रेस्ट नहीं करता, किसी भी तरीके का कोई विश्राम नहीं लेता है, और वो लगातार प्रैक्टिस करते हुए किसी भी पार्ट को या किसी भी विषय को सीखता है। जैसे यदि कोई स्टूडेंट है, अगर वो कोई पोएम मान लीजिए याद कर रहा है, तो वो उसे लगातार 1 घंटे तक अगर पढ़ता रहेगा, मतलब पूरे लगातार 1 घंटे तक पढ़ते रहे, बीच में बिल्कुल भी ना रुके, तो ये किसका उदाहरण हुआ? ये हुआ उदाहरण अविराम विधि का। लेकिन अगर वो बच्चा उसी पोएम को 20-20 मिनट करके ऐसे मतलब थोड़ा 20 मिनट पढ़ लिया, फिर थोड़ा रेस्ट कर लिया, इस तरीके से उस कविता को याद करे या उस पोएम को याद करे, तो ये उदाहरण होगा विराम विधि का। आई होप आपको ये दोनों विधियों में अंतर समझ में आ गया होगा।
अब फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि इन दोनों विधियों में से जो कौन सी विधि है जो अच्छी है, यानी कि इन दोनों मेथड्स में से कौन सा ऐसा मेथड है जो कि बेस्ट है या सीखने के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने बहुत सारे अध्ययन किए, उसके बाद उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जब हमारा जो भी चीज़ हम याद कर रहे हैं, कोई भी विषय सामग्री है जिसे हम पढ़ रहे हैं, अगर वो लंबी है और कठिन है और उसे पढ़ने के लिए हमें सूझ और समझ की, यानी कि हमें उसे समझ समझ के पढ़ने की ज़रूरत है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, विराम विधि अच्छी है। ठीक है, क्योंकि उस चीज़ को क्या है, हम थोड़ा कठिन है, वो चीज़ लंबी है, तो उसमें हमें थोड़ा रेस्ट करने की ज़रूरत है, तो उस परिस्थिति में विराम विधि अच्छी रहेगी। लेकिन अगर हम कोई छोटी सी चीज़ याद कर रहे हैं, लाइक अ पोएम, तो उसमें क्या है, जैसे हमें रटने वाली, जो बच्चों को हम छोटी छोटी पोएम्स याद कराते हैं, तो उसमें विराम विधि अच्छी नहीं है, वहाँ पर अविराम विधि ही अच्छी है, क्योंकि बच्चा एक दो बार उस पोएम को रटेगा तो उसे याद हो जाती है। तो इस परिस्थिति में अविराम विधि विराम विधि से अच्छी रहती है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये थी पहली विधि। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हमारी दूसरी विधि के बारे में। तो देखिए, हमारी जो दूसरी विधि है उसका नाम है पूर्ण विधि तथा अंश विधि, यानी कि होल मेथड एंड पार्ट मेथड। अब देखिए, इस मेथड में क्या होता है, देखिए इस मेथड में अगर कोई व्यक्ति है या कोई बालक है, वो किसी भी चीज़ को या किसी भी चैप्टर को शुरू से लेकर अंत तक एक साथ पढ़कर सीख लेता है, तो इसे हम कहेंगे पूर्ण विधि, यानी कि होल मेथड। और अगर दूसरी तरफ वही बालक उसी चीज़ को अपनी सुविधा के अनुसार, मतलब पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ता है, यानी कि एक चीज़ को पहले पढ़ लिया उसके बाद दूसरे को, तो ये क्या हुआ, ये उदाहरण हुआ अंश विधि का, यानी कि पार्ट मेथड का। जैसे अगर कोई पोयम है जिसमें 6 स्टैंजा हैं, अगर बच्चे ने सारे के सारे 6 स्टैंजा एक बार में पढ़ लिए, तो ये हुआ पूर्ण विधि का उदाहरण। लेकिन अगर वही पोयम को वो 3 भागों में, यानी कि 2-2 स्टैंजा एक बार में करके पढ़ रहा है, ऐसे करके याद कर रहा है, तो ये हुआ अंश विधि का उदाहरण हुआ। अब देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो दोनों ही विधि अपने आप में अच्छी हैं और दोनों के ही अपने गुण और लाभ हैं, लेकिन यहाँ पर फिर वही प्रश्न उठता है दिमाग में कि कौन सी विधि अच्छी है। तो देखिए, यहाँ भी वही चीज़ है कि यदि कोई लेसन है, कोई पोयम है, अगर वो लंबी है तो वहाँ पर हम अंश विधि का उपयोग करेंगे, वहीं अगर कोई पोयम छोटी है तो हम वहाँ पर पूर्ण विधि का उपयोग करेंगे। और अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तीसरी विधि की। जो हमारी तीसरी विधि है वो है साभिप्राय सीखना तथा प्रासंगिक सीखना, यानी कि इंटेंशनल लर्निंग एंड इंसिडेंटल लर्निंग। अब देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से या अपने किसी निश्चित उद्देश्य के साथ, यानी कि कोई गोल लेकर किसी चीज़ को सीखता है, तो उसे हम कहेंगे साभिप्राय सीखना। वहीं दूसरी तरफ जो व्यक्ति किसी कार्य को या किसी भी चीज़ को अपने आप सीख लेता है, यानी कि वहाँ व्यक्ति की सीखने की कोई इच्छा नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, तो इसे हम कहते हैं प्रासंगिक सीखना। जैसे कि अगर कोई बच्चा है, वो किसी भी चैप्टर को या किसी भी पोयम को इसलिए याद कर रहा है या इसलिए सीख रहा है क्योंकि एग्ज़ाम में वो आने वाला है, क्योंकि हो सकता है कि पेपर में उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए, तो अगर बालक इसलिए उसे सीख रहा है, तो ये क्या हुआ, ये हुआ साभिप्राय सीखना, क्योंकि बच्चा उस चीज़ को इंटेंशनली सीख रहा है, किसी पर्पस के लिए सीख रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो स्कूल में जो क्लासरूम्स होते हैं, वहाँ पर मोटिवेशनल काफ़ी सारे कोर्स लिखे होते हैं, तो बच्चा क्या है, रोज़ उनको पढ़ रहा है, उसकी नज़र जा रही है डेली उस पर, तो उसको वो मतलब बिना किसी उद्देश्य के ही सीख लेता है, तो ये हुआ प्रासंगिक सीखना। तो आई होप आपको इन दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। अब देखिए, यहाँ भी हम ये देख लेते हैं कि इन दोनों विधियों में कौन सी विधि सबसे ज़्यादा अच्छी है या पहले से बेटर है। तो देखिए, जो साभिप्राय सीखना विधि है वो प्रासंगिक सीखना से ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, क्योंकि बहुत सारी स्टडी हुई हैं, उनसे रिज़ल्ट मिलता है कि यदि कोई भी कार्य है या कोई भी चीज़ है, अगर हम उसे अपनी इच्छा और एक निश्चित उद्देश्य के साथ सीखते हैं, तो उसे हम जल्दी सीख लेते हैं। लेकिन अगर हमारी उसे सीखने की इच्छा नहीं है, कोई भी उद्देश्य नहीं है, तो उस चीज़ को हम अच्छी तरीके से नहीं सीख पाते हैं। तो ये थी फ्रेंड्स सीखने की विधियाँ, और हर विधि के अपने गुण हैं, अपने कुछ दोष हैं, और इन्हीं को ध्यान में रखकर हम इनका उपयोग
कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।